Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Mendel laws of inheritance. Let's start. The last topic of our entry test, that is variation and genetics and inheritance. ठीक है, तो inheritance का पता है आपको, that is the transmission of characteristics or traits from one generation to the next generation, that is called as inheritance. जैसे eye color, जैसे skin color, जैसे hair color, जैसे height, जैसे इंटेलिजेंस, ये ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगली नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं. तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स के जो करेक्टर्स मुंतकिल हो सकते हों, दे आर कॉल्ड एज इनहेरिटेबल ट्रेट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस. और जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. और वेरिएशन, ये जीन्स में किस तरह से वेरिएशंस आती हैं और किस तरह से ट्रेट्स जो है वो वेरी करते हैं अपॉन देयर segregations and recombinations. So that is what we are going to study in this chapter and in this topic. So first of all, Mendel's laws of inheritance. Dear students, Mendel, he was a priest, an Austrian priest, and he laid the foundation of classical genetics. तो जेनेटिक्स क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया कि जिसमें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस. तो हम जेनेटिक्स को दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक मॉडर्न जेनेटिक्स और दूसरी है क्लासिकल जेनेटिक्स. क्लासिकल जेनेटिक्स शुरू में जो काम हुआ इनहेरिटेंस पे, सो वो मेंडल ने किया. और क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब ये है कि आप किसी भी ट्रेट को या किसी भी जो करेक्टरिस्टिक है उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स और देयर शेप्स और हाइट, इस तरह के जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस के ऊपर इनहेरिटेंस को स्टडी करना, दैट इज़ नोन एज क्लासिकल जेनेटिक्स. जो कि शुरू में ऐसा ही हुआ था, मेंडल ने इसी तरह से स्टडी किए थे और इसी तरह से आपस में कोरिलेट किए थे द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर? सो इन 1860 Mendel presented the relationship between the traits and their inheritance. So 1860s में उसने जो लॉज थे वो भी पेश किए. He formulated two laws. He formulated two laws, that is law of segregation and law of independent assortment. तो ये दो लॉज उसने प्रेजेंट किए. अब इन लॉज को स्टडी करने के लिए
मेंडल ने सेलेक्ट किया पी प्लांट को. He selected Pisum sativum. As it is the scientific name, we should underline it. As per the rules of binomial nomenclature, the pea plant, because of certain reasons, कुछ reasons थी जिनके बिहाफ के ऊपर उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. That are, और वो reasons क्या थी? Number 1, it is easy to cultivate. It is easy to cultivate. आसानी से इसको उगाया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है, कल्टीवेट. Number 2, it is self-fertilizable. As well as cross-fertilizable. क्लियर? यानी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है कि एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर लगे हुए जो फ्लावर्स हैं, एक से पोलन जो है वो ड्रॉप हो और दूसरे उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, तो उसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन. और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज के जब एक प्लांट के उसके पोलन किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जा करके ड्रॉप हो और पॉलिनेशन हो जाए, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो क्रॉस फर्टिलाइजेबल भी है, सेल्फ फर्टिलाइजेबल भी है. तीसरी अहम खासियत, that it has got 7 pairs of contrasting traits. 7 पेयर इसमें मौजूद हैं जो कि कंट्रास्टिंग जो है वो ट्रेड्स हैं. कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब दैट इज they have only 2 distinct and easily recognizable forms for each trait. हर ट्रेट की 2 डिस्टिंक्ट आसानी से नज़र आने वाली उसकी फॉर्म्स हैं जो कि हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं. इसके अलावा इट हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पैन. इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, तो कम वक्त में ज़्यादा जो है वो आप इससे ऑफस्प्रिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं. सो दीज वर द फ्यू रीजंस ड्यू टू विच द मेंडल सेलेक्टेड द पाइसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट. और याद रखिएगा, ही यूज्ड अबाउट 28,000 pea plants for his laws and worked for 11 years. 11 साल तक वो काम करता रहा इनके ऊपर. 1854 से लेकर के
1800 और 65 तक वो इन पर मुसलसल एक्सपेरिमेंट्स करता रहा और अल्टीमेटली ही वॉज सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग हिज लॉज। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला काम क्या था? अच्छा, पहले तो वो देख लेते हैं वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से हैं। Seven contrasting traits. Trait pairs. वो क्या क्या थे? Number 1, like the height. जहां तक बात है हाइट की, तो सिर्फ उसमें 2 तरह के प्लांट्स थे, पी प्लांट। आइदर दे वर टॉल, जो टॉल थे दे वर 6 to 7 feet टॉल, और आइदर दे वर शॉर्ट, या वो छोटे कद के थे। छोटे कद का मतलब बिटवीन 9 to 18 inches। बिटवीन 9 to 18 inches। दूसरा ट्रेड that was flower position। तो 2 ही पोजिशन थी फ्लावर की ऑन द प्लांट, आइदर दे वर एक्सियल और दे वर टर्मिनल। एक्सियल का मतलब बिल्कुल पत्तों के दरमियान जो मेन स्टेम है उसके साथ साथ, जो टर्मिनल का मतलब ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर। द थर्ड पेयर वाज द फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, इसमें सिर्फ 2 ही तरह के फ्लावर्स होते हैं, आइदर द पर्पल और वाइट, ओनली 2। सो दिस इज अ कंट्रास्टिंग पेयर, दिस इज अ कंट्रास्टिंग पेयर, दिस इज अ कंट्रास्टिंग पेयर। नंबर 4, द पॉड कलर। पॉड का रंग, जिसके अंदर वो सीड्स होते हैं, मटर के दाने होते हैं, उसका कलर ग्रीन और येलो। एंड नंबर 5, द पॉड शेप। उसमें भी सिर्फ 2 ही शेप्स थी, कोई तीसरी शेप नहीं है। द पॉड शेप वाज आइदर inflated or constricted। Number 6 was a seed color। 2 ही कलर्स थे सीड के, येलो और ग्रीन, only 2 options। And number 7 was seed shape। seed shape सिर्फ 2 तरह की, either round और wrinkled। Clear? So these were the 7 contrasting pairs। 2 ही ऑप्शन हैं हर ट्रेड के लिए, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, कोई इसके इन बिटवीन नहीं है, ओनली 2 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया? 14। पेयर्स की शक्ल में देखेंगे तो 7 पेयर्स हैं। तो सबसे पहला काम उसने ये क्या किया कि उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस डेवलप की। ठीक है, ही डेवलप्ड ट्रू ब्रीडिंग lines for all 14 traits। ठीक है, टोटल 14 के 14 ट्रेड्स के लिए उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो है डेवलप की। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं और ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? अ ट्रू ब्रीडिंग plant is that one
which is homozygous for its trait, homozygous for a trait, or produces identical trait offsprings upon self फर्टिलाइजेशन। जब भी इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवा जाए तो हमेशा वही ट्रेट अपीयर हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट्स जैसा। या फिर हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लांट जो अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो, तो होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ जब भी सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब भी क्रॉस करेंगे तो द रिजल्ट इज ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव। अगर कोई होमोजाइगस डोमिनेंट है तो जब भी उसको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे तो द रिजल्ट विल बी ऑलवेज द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो उससे बार बार उनको आपस में जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितनी दफ़ा उनको क्रॉस करवाएंगे, द रिजल्ट्स विल बी द सेम। सो इसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स पहले डेवलप की, और उसके बाद फिर उसने स्टडी किया द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सो फिर उसने अब नेक्स्ट क्या किया, ही क्रॉस्ड true breeding round with true breeding wrinkled plant। ठीक है, सो सबसे पहले उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल के साथ। अब यहां पर देखिए ट्रेड कौन सा यूज हो रहा है, सीड शेप, यानी कि ये वाला सीड शेप, राउंड एंड रिंकल। तो जब एक वक्त में एक ही ट्रेड को स्टडी किया जा रहा हो तो ऐसा क्रॉस कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर उसकी डेफिनेशन भी मार्क कर लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस in which one or single trait is studied for inheritance at a time। एक वक्त में एक ट्रेट को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो उसका इनहेरिटेंस था, दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके लिए उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो फॉर्मूला उसको फॉलो किया। सो व्हाट वर द रिजल्ट्स, उसने जो ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट्स लिए उनको P1 का नाम दिया। P1 स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जनरेशन, इट स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन में उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड, he crossed with the true breeding wrinkled। तो इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, if it is a male plant, let's suppose it is a male plant, so it is a female plant, so इसमें जितने भी sperms बनेंगे all have the capital R, और इसमें जितने भी egg बनेंगे all having the small r। clear? और फिर जब इनकी पहली नस्ल आएगी उसे कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फिलियल, फिलियल कहते हैं नस्ल को, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो उसमें जितने भी plants बने, so all they were capital R and small r and all round, they were all round, सब के सब राउंड थे।
ठीक है। सो दैट वाज द एफ जनरेशन, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को उसने F1 के साथ जो है वो क्रॉस करवाया। ही क्रॉस्ड द F1 विद F1। सो इसमें अब गैमेट्स कैसे बनेंगे? इसमें अब दो तरह के गैमेट्स बनने वाले हैं, हाफ विद, क्योंकि अब हेट्रोजाइगस हो चुका है, कैपिटल आर हाफ विद स्मॉल आर। इसमें भी हाफ विद कैपिटल आर एंड हाफ विद स्मॉल आर, ठीक है। तो देन हियर इज द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आया? तो सबसे पहले हम इस गैमेट को देख लेते हैं, ठीक है। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो कैपिटल आर, ठीक है। फिर इसको हम दूसरे गैमेट से कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसको ले लेते हैं स्मॉल वाले को। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? कैपिटल आर, स्मॉल आर, और फिर इसको दूसरे के साथ, सो स्मॉल आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज अ राउंड, दिस इज अ राउंड, दिस इज अ राउंड, एंड दिस वन इज रिंकल्ड, दिस वन इज रिंकल्ड। मतलब कि 3 राउंड और 1 रिंकल, तो क्या रेशो निकली? 3:1। सो दैट वाज द रेशो ऑफ द F2 क्रॉस, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। इससे पहली बात तो यहाँ पर जहन में रखनी है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करता चलूँ। सो एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। तो जब भी हम ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस को, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है, दोनों के क्रॉस से जो F1 में जो ट्रेट अपीयर होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राउंड जो शेप है दैट इज डोमिनेंट। यहाँ से आपसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं मैंने वो ऊपर लिखे हैं, ठीक है। मैं उनको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। टॉल इज डोमिनेंट, एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट, पर्पल फ्लावर इज डोमिनेंट, ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड पॉड शेप इज डोमिनेंट। सीड कलर की बात करें तो येलो सीड्स आर डोमिनेंट, और सीड शेप की बात करें, सीड कलर की बात करें तो येलो, सीड शेप की बात करें तो राउंड। तो ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ठीक है। बाकी वाले नीचे जो दिए गए हैं ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो वो कैसे पता चला था? वो ऐसे पता चला था कि जब ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया, सो द ऑल द फर्स्ट जनरेशन वर हैविंग राउंड सीड्स। मतलब कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है? राउंड है। क्लियर? फिर इस डोमिनेंट को जो जितना भी उसमें यानी फर्स्ट जनरेशन में जब भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, उसमें कभी भी एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड और रिंकल को करवाएंगे तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राउंड और रिंकल आम तौर पर ऐसे आ जाए, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग का किसे कहते हैं? जो होमोजाइगस हो अपने ट्रेट के लिए, तो हमेशा जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो इसमें राउंड इज डोमिनेंट, ठीक है। और जो नहीं एक्सप्रेस हो सका वो रिसेसिव है, जिसकी एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया इसने डोमिनेंट ने, उसे हम कहते हैं द रिसेसिव। अब इसमें 3 डोमिनेंट आ गए और 1 रिसेसिव यहां पर अपीयर होता है F2 क्रॉस। So the F2 generation says that capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, and small r, small r. So dear students, result is 3 round and 1 wrinkle. तो F2 में रेशियो क्या हमारे पास बन रही है? 3:1। अब मेंडल ने क्या किया? एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने F2 को F2 के साथ ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। F2 को F2 के साथ ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाया एंड ही रेज्ड द F3। ही रेज्ड F3। अब वो F3 में क्या देखता है कि F3 का रिजल्ट उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का निकाला कि यहां पर 1/3 टोटल राउंड कितने हैं हमारे पास? 3। 1/3 राउंड्स ऑफ F2 के 1/3 राउंड्स ओनली प्रोड्यूस्ड राउंड सीड्स। क्लियर?
और 2/3 राउंड्स ऑफ F2, इस F2 के जो 2/3 थे, टोटल 3 है, 1/3 ने जब उनके 1/3 के जब आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो उनमें सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड्स प्रोड्यूस किए। 2/3 राउंड्स की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई इस F2 के जो 2/3 राउंड्स थे, दे प्रोड्यूस्ड rounds and a wrinkle in 3:1 like the F2 जो टोटल हमारे पास क्रॉस आया था उस तरह के, और वन द एंड द wrinkled seeds, the wrinkled only produced, जो wrinkle थे जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराएगा, they only produced wrinkled seeds, जो wrinkled seeds वाले प्लांट थे उन्होंने सिर्फ wrinkled seed वाले प्लांट्स को प्रोड्यूस किया। सो दैट वाज हिज F3 रिजल्ट। क्लियर? और ये कैसे आ सकता है, यू नो वेरी वेल। तो जो ये हमारे पास F2 का रिजल्ट है, F2 में हमारे पास 3 राउंड और 1 रिंकल आया 3:1 में, और यहां पर हमारे पास F3 में रेशियो क्या बन रही है, 1:2:1। 1 जो राउंड थे उन 3 में से जो 1/3 राउंड है उन्होंने सिर्फ राउंड सीड, क्योंकि ये होमोजाइगस है, सो दे आर द 1/3 राउंड्स आर होमोजाइगस, दे आर लाइक देयर द P1, ठीक है, दे आर लाइक द P1, देयर पेरेंट्स उन जैसे थे। और जो 2/3 राउंड्स थे जिन्होंने दोबारा से 3:1 में जो है वो F2 को उसमें F3 जनरेशन में प्रोड्यूस किया, दे वर लाइक द F2, ठीक है। 3:1 जो टोटल F2 में आई थी वो इनसे मिली। वो किस तरह से मिल सकती है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको इंडिविजुअली इनको ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो ये 1/3 कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, इसमें सारे गैमेट्स क्या बनेंगे विद कैपिटल R, और इसमें सारे किसके साथ बनेंगे विद कैपिटल R। तो इसकी जो जनरेशन क्या बनेगी, ये हमने F2 से लिया, ठीक है, ये F2 का कैपिटल R वाला राउंड है होमोजाइगस। तो ये इसके गैमेट्स G4 गैमेट्स, और उसने F3 जनरेशन ली, तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे कैपिटल R, ऑल ऑफ देम राउंड, क्लियर, लाइक देयर पेरेंटल जनरेशन, जो हमने पेरेंटल जनरेशन में लिए थे P1 जनरेशन में। अब जो ये तो हो गए हमारे 1/3 जो राउंड्स थे, ये उनका क्रॉस हो गया। जो 2/3 राउंड्स थे वो कौन से हैं, कैपिटल R एंड कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल R स्मॉल r, दे आर हेट्रोजाइगस। तो इसमें 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, ये F2 ये इनके गैमेट्स, हाफ कैरिंग कैपिटल R, हाफ कैरिंग स्मॉल r। इसी तरह से इसका भी क्या बनेगा, हाफ कैरिंग कैपिटल R एंड हाफ गैमेट्स विल कैरी स्मॉल r। तो इससे F3 जनरेशन क्या बनेगी, पहले इस R की बारी, सो कैपिटल R एंड कैपिटल R, देन कैपिटल R स्मॉल r, देन कैपिटल R स्मॉल r एंड देन स्मॉल r। तो 3 राउंड दोबारा से और 1 रिंकल, तो सो 3:1 लाइक द F2 जेन्युइन क्रॉस। और बाकी जो रिंकल थे, सो रिंकल्ड, ये F2 के रिंकल्ड हैं, ये इनके गैमेट्स, ऑल गैमेट्स विल हैव स्मॉल r, द मेल एंड द फीमेल प्लांट्स। और इससे F3 क्या बनेगी, ऑल विल हैव स्मॉल r मतलब ऑल ऑफ देम आर द रिंकल्ड लाइक देयर P1 जनरेशन, लाइक P1 रिंकल्ड जो इनके पेरेंट्स थे। क्लियर? अब आइए स्टूडेंट्स चलते हैं मेंडल्स की इंटरप्रिटेशंस। इस लॉ से उसने क्या, इस क्रॉस उसने क्या इंटरप्रेट किया। सो इस इंटरप्रिटेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसने कहा कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने राउंडनेस और रिंकलनेस की बात की, रिंकलनेस ऑफ अ सीड वाज डिटरमिन्ड बाय पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स। उनको क्या नाम दिया उसने, पार्टिकुलेट का मतलब मखसूस, हेरिडिटरी मतलब कि ऐसा मटेरियल जो अगली नस्लों में मुंतकिल हो सकता हो, हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम दिया। ठीक है, उसने कहा कि जितने भी रिंकलनेस और राउंडनेस, ये जितने भी ट्रेट्स हैं, दे आर डिटरमिन्ड बाय पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसको उसने नाम दिया एलिमेंटेंस का। इन पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स को क्या नाम दिया, एलिमेंटेंस का।
क्लियर, यहां पे अभी तक कोई जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर, ही कॉल्ड and he said that these factors carry hereditary information which is transferred from parents to offsprings by gametes. पेरेंट्स से अगली नस्लों में किसके जरिए मुंतकिल हो रही है? गैमीट्स के जरिए। मतलब यह हुआ कि हर जो पी प्लांट है, ईच पी प्लांट, उसको उसके पास एक ट्रेट के लिए 2 एलील्स हैं। जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो वो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, दे गॉट सेपरेटेड। क्योंकि आपको पता है जब मियोसिस होती है तो अल्टीमेटली 4 जो है वो 1 से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स आफ्टर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिविजन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके एट द एंड जो डॉटर सेल्स बनते हैं 4, उनके अंदर 1 क्रोमैटिड 1 क्रोमोसोम होता है। 1 क्रोमैटिड 1 क्रोमोसोम, यू नो वेरी वेल। सो ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स। हर प्लांट के पास एक ट्रेट के लिए उसका पेयर मौजूद है इन फैक्टर्स का, इन एलिमेंटल्स का। 1 डिराइव्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 1 ड्राइव फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। एक उसके पास फादर से आया था, एक उसके पास मदर से आया था, और जब ये दोनों कंबाइन हुए जाइगोट की शक्ल में तो तब वो एक्सप्रेस हो गया। बोथ दीज फैक्टर्स टुगेदर अगर इकट्ठे होंगे, दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। तब ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अब उसने क्या किया मेंडल ने? ही डेजिग्नेटेड the dominant traits with capital letters and recessive traits with small letters. ये भी इसकी उसमें इंटरप्रिटेशंस में शामिल थी। He designated dominant traits with capital letters and recessive traits with small letters. मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? ये राउंड, इसको कैपिटल लेटर से किया। जो रिसेसिव क्या है? रिंकल्ड, इसको स्मॉल लेटर से डेजिग्नेट किया। ठीक है? उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ जॉनसन, उसने इन पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स यानी कि एलिमेंटन्स को पहली दफा नाम दिया जीन्स का। ये आप क्यों मार्क कर लीजिए। जॉनसन रीनेम्ड देम, मतलब कि इन एलिमेंटन या इन पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स का। ही वाज द फर्स्ट हु gave the name of these particulate hereditary factors, mean the elementals, as genes. अब dear students, Mendel inferred that कि जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, उसके पास जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, इट हैज गॉट कैपिटल आर इन अ कॉम्बो, व्हाइल द ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड्स दे हैव अ स्मॉलर, क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है? एलील्स, ही आल्सो इन्फर्ड दैट एलील्स ऑफ अ जीन पेयर। अब देखिए यहां पर ये दोनों एलील्स एक जैसे हैं एक ट्रेट के लिए, यहां पर भी ये दोनों एलील्स एक जैसे हैं एक ट्रेट के लिए, पेरेंटल जनरेशन के, इन P1 जनरेशन, द पेरेंटल जनरेशन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिसन वेरी केयरफुली, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ट्रेट के लिए एक जैसे एलील्स हों, सो दैट इज कॉल्ड एज, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोजाइगस फॉर दैट वेरी ट्रेट। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? होमोजाइगस फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर ट्रेट। और उस इंडिविजुअल को जिसके पास होमोजाइगस जीनोटाइप हो, जिसके अंदर किसी भी ट्रेट के लिए होमोजाइगस जीनोटाइप हो, तो हम उसे कहते हैं होमोजाइगोट। होमोजाइगस और होमोजाइगोट में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है? सो ऑर्गेनिज्म हैविंग same kind of alleles for a particular trait, the organism is said to be homozygous for that very particular trait, and the individual having homozygous genotype is called as homozygote. यही बात आके मेंडल ने की, the alleles of a gene pair in an organism same, अगर alleles हो same, alleles of a gene pair in an organism are same, the organism is homozygous. ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? होमोजाइगस फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर ट्रेट, उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस कहलाएगा। और एन इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड एज होमोजाइगोट। क्लियर? अब जो फैक्टर्स हैं यानी जो एलील्स हैं, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। सो यही बात उसने भी इन्फर की, दैट द फैक्टर्स यानी कि एलील्स ऑफ अ ट्रेट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, सो दैट one allele in each gamete for a trait is moved. जब नॉर्मली वो एक पेयर की शक्ल में थे इस तरह like them, लेकिन जब गैमीट्स बने, जैसे नॉर्मली वो कंट्रोल कर रहे थे पेयर की शक्ल में, लेकिन जब गैमीट्स बने so they got separated, the alleles got separated. Clear? तो इस तरह से सेपरेट हुए कि हर एक जो एलील है वो एक गैमेट में चला गया। एक जो पूरा like this, ये एक, these are the alleles
ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो जब ये अलग होंगे तो हर गैमीट के अंदर सिर्फ उसका एक पार्टनर जाएगा उस एलील का, क्लियर, या उस जीन पेयर का। सो दैट वाज व्हाट द Mendel has inferred, or he predicted that one allele in each gamete for a trait. Male gamete carrying capital R, उसने क्या किया कि जो मेल गैमीट था वो यहाँ पर जिसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल के साथ क्रॉस करवाया, सो दैट वाज अ मेल। सो ट्रू ब्रीडिंग राउंड वाज कैरिंग कैपिटल आर, इट वाज फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट कैरिंग द स्मॉल आर। तो जाइगोट में क्या हो गया, इनका कॉम्बो हो गया। सो इन जाइगोट टू फैक्टर्स यानी कि द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रिस्टोर्ड। जब ये रिस्टोर होंगे तो जीन इज एक्सप्रेस्ड, क्योंकि हमने बात की दे टुगेदर कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, ठीक है। जब ये कंबाइंड होंगे तो तब ये एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसे जाइगोट के अंदर द जाइगोट डेवलप्ड इन द F1 वाज हेट्रोजाइगस। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड लिया था, मतलब वो होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग कहाँ किसे था, विच वाज होमोजाइगस फॉर इट्स ट्रेट। ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल का, ये तो हमें पता है कि दोनों होमोजाइगस है। तो जब उनसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन आती थी, जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई थी तो वो क्या बन जाएगी, homozygous recessive, homozygous dominant. The F1 generation, all F1 generation will become the heterozygous. Clear? So heterozygous किसे जीनोटाइप किसे कहेंगे, जिसमें दो डिफरेंट एलील्स आ जाए। तो F1 के अंदर सारे के सारे जितने भी जो इंडिविजुअल्स थे दे वर heterozygous for a trait. So zygote developed in F1 was heterozygous. Heterozygous means two different alleles for a trait, and the individual with heterozygous genotype is called heterozygote. Is called heterozygote. तो homozygote और heterozygote में फर्क, homozygous और heterozygous में फर्क, hopefully it is clear. Clear? और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास F1 जनरेशन है जो हमारे पास आई कि हमने कैपिटल आर ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग जब रिसेसिव के साथ करवाया तो उसमें F1 जनरेशन सारी क्या आ रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि हेट्रोजाइगस है। और जो इंडिविजुअल जिसके अंदर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगी वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगोट। ये हेट्रोजाइगोट्स है। अब इनके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो तब ये इनके अंदर भी अलहदगी हो जाएगी, तब ये हाफ ऑफ हो जाएंगे। तो जब ये इंडिविजुअल विच इज हैविंग हेट्रोजाइगस जीनोटाइप द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फॉर द शेप ऑफ द सीड, तो हाफ इट्स गैमीट्स, अगर ये मेल प्लांट है तो उसके हाफ स्पर्म्स के अंदर कैपिटल आर जाएगा और हाफ स्पर्म्स के अंदर स्मॉल आर, मतलब हाफ स्पर्म्स कैरिंग द डोमिनेंट एलील एंड द हाफ स्पर्म्स कैरिंग द रिसेसिव एलील। और फिर जब इनकी मजीद आगे फर्टिलाइजेशन होगी तो उस वक्त ये दोबारा से रिकॉम्बो हो जाएगा और उसकी रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि अब जो उस जाइगोट है उसमें किस तरह का जो ट्रेट है वो एक्सप्रेशन उसकी एक्सप्रेशन होगा। स्टूडेंट्स जो पुनेट स्क्वायर है दैट इंडिकेट्स, पुनेट स्क्वायर कौन सा, जो हमने इससे पहले भी ड्रॉ किया द फर्स्ट फ्रेम में, यहाँ पर इसको कोरिलेट करने के लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। सो पुनेट स्क्वायर ये F1 जनरेशन के एलील गैमीट्स और ये दूसरी F1 generation के gametes when they are fertilized. So this is F1, this is also F1. So what's it's going to produce? So capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r and small r, small r. तो ये पुनेट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। पुनेट का पता है ना आपको, आरसी पुनेट, दैट वाज अ साइंटिस्ट जिसने जो प्रोबेबल जीनोटाइप्स होती हैं किसी एक क्रॉस की जो पॉसिबल होती है, यानी कि जो प्रोबेबल है उसको मालूम करने के लिए, उनकी रेशियो मालूम करने के लिए ये डिज़ाइन किया था। सो पुनेट स्क्वायर ये जो है ये हमारा F1 को क्रॉस किया तो ये हमारा F2 आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 1/4 ये वाले जो 1/4 ऑफ F2 प्रोजेनी वुड हैव बीन कैपिटल आर, मतलब कि होमोजाइगस राउंड। क्लियर? सो ये पुनेट स्क्वायर हमें ये बताता है कि जो हमारी प्रोजेनी होगी जो 1/4 थी वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी। और 1/4 टोटल 4 है ना, तो ये 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया। अब 1/4 कैपिटल आर स्मॉल आर, 1/4 कैपिटल आर स्मॉल, ये दोनों सेम है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है 1/2, मतलब कि हाफ, इट मेक्स द हाफ। सो हाफ आर इट शुड बी द कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि हेट्रोजाइगस राउंड।
तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है पुनेट स्क्वायर। और 1/4 जो है दे शुड बी स्मॉलर मतलब के रिंकल्ड मीन्स दे आर रिसेसिव। और डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड एंड यू नो वेरी वेल, आई नो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, दैट जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो आमतौर पर उसी वक्त अपीयर होते हैं, वो उसी वक्त एक्सप्रेस होते हैं जब वो होमोजाइगस हो जाए। क्लियर? क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी डोमिनेंट उनको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। सो एट द एंड द मेंडल described his and stated his law of segregation. So according to the law of segregation of Mendel's law of segregation, the two coexisting alleles, two coexisting मतलब कि दो alleles है वो coexist कर रहे हैं एक trait के लिए in an individual, segregate, वो अलहदा हो जाते हैं, they separate from each other, they segregate or they separate from each other at meiosis. meiosis कब होती है? During gametogenesis, so that each gamete receives only one of the two alleles. उन दो में से हर गमीट में सिर्फ एक जाएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। So alleles reunite or they reunion at random fertilization of gametes when the zygote is formed. तो जब ये reunite होंगे zygote के अंदर तो दोबारा से अपॉन फर्टिलाइजेशन तो दोबारा से उनके अंदर वो रिस्टोरेशन हो जाती है पेयर की। फिर अब डियर स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो ये प्रोबेबल जो है वो आ चुकी है, एक मतलब कि हमारे पास रेशो आ चुकी है कि 3:1, 3 राउंड 1 रिंकल आ चुकी F2 में। और उसमें हम क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें जो पुनेट स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि उसमें 1/4 जो होमोजाइगस राउंड हो सकते हैं, 1/2 जो है वो हेट्रोजाइगस राउंड हो सकते हैं। तो हम कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फिर मेंडल ने एक तरीका इख्तियार किया एंड ही डिवाइज्ड अ टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में उसने, अब टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली a cross between dominant phenotypic individual, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि विच हैज गॉट डोमिनेंट फिनोटाइप, इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड with their recessive phenotypes. क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन इज टू नो द जीनोटाइप। किसकी भाई? द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल having of dominant phenotype। बहुत आसान सी बात है। जैसे हमारे पास यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप्स कौन सी हैं? ये 3 राउंड है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों जो 3 राउंड हमारे पास आए हैं, क्या वो होमोजाइगस राउंड है क्या हेट्रोजाइगस राउंड? तो ये क्रॉस फिर उसके लिए डिज़ाइन किया गया कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो उसकी रिसेसिव फिनोटाइप के साथ उसको क्रॉस कर दो, ठीक है? तो फिर उससे हम पता चला सकते हैं कि उसकी जीनोटाइप क्या थी जो हमारे पास हमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप देगी। वो किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि जो रिसेसिव है वो होमोजाइगस होगा तो तभी अपीयर होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो रिसेसिव ट्रेट्स है वो हमेशा होमोजाइगस होते हैं, अपीयर होते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसके पास राउंड है, ठीक है, डोमिनेंट राउंड, और जब हमने उसको उसके रिसेसिव से क्रॉस करवाएं, रिंकल्ड, ठीक है, और अगर उसकी F1 जनरेशन में सब के सब राउंड आ जाए, सब के सब मतलब कि 100% राउंड आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो ये राउंड है ये होमोजाइगस राउंड है। कैसे? इस तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका तुम्हें पता है। तो जो वो 100% राउंड कैसे हो सकता है? ये अगर होमोजाइगस होगा तो ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे? गैमेटोजेनेसिस से बनेंगे। और सब के सब गैमेट्स में क्या होगा?
लेट्स सपोज कि ये मेल प्लांट है, सो मेल प्लांट इसके तमाम स्पर्म्स के अंदर कैपिटल आर होगा। लेट्स सपोज ये फीमेल प्लांट है तो इसके तमाम एग सेल्स के अंदर स्मॉल आर होगा। तो इससे जो F1 जनरेशन आएगी, ऑल ऑफ आर कैपिटल आर स्मॉल आर, सबके साथ यही कॉम्बो होगा, तो मतलब कि 100% राउंड। तो अगर डोमिनेंट फिनोटाइप को उसके रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करवाने से जो अगली नस्ल है सारी की सारी डोमिनेंट आ जाए, सारी की सारी राउंड आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारा राउंड था वो होमोजाइगस। उसकी जीनोटाइप क्या है? सो इट्स जीनोटाइप इज होमोजाइगस राउंड, इट इज होमोजाइगस राउंड। क्लियर? मतलब कि कैपिटल आर कैपिटल आर। लेकिन इसी तरह से हमारे पास एक और इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको हमने जब क्रॉस करवाया राउंड को, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, जब इसके रिंकल्ड के साथ, और अगर ऐसा हो कि उसमें जो F1 जनरेशन है उसमें हाफ राउंड आ जाए, मतलब कि डोमिनेंट आ जाए, और हाफ रिसेसिव आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। कैसे? सो बहुत ईजी है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये तो स्मॉल आर ही है, तो ये हमारे पास P1 जनरेशन आ गई। तो गैमीट्स अब डियर स्टूडेंट, इसमें लेट्स सपोज कि ये मेल है तो इसमें हाफ स्पर्म्स विद कैपिटल आर एंड हाफ स्पर्म्स विद स्मॉल आर, और इसमें सारे के सारे एग सेल्स हैविंग स्मॉल आर। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो इट्स वेरी इजी, 50% राउंड 50% रिंकल्ड। सो मीन्स जो हमारी डोमिनेंट फिनोटाइप है उसकी जीनोटाइप क्या है? सो इट्स जीनोटाइप इज heterozygous, capital R small r, it's heterozygous. So this was the test cross which was devised to know whether the genotype of our dominant phenotype is homozygous or heterozygous. The Mendel's law of independent assortment. So after studying the single trait in a single cross, so Mendel proved the law of segregation, और उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से एक ट्रेट को जब एक वक्त में स्टडी किया जाए तो किस तरह से जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स हैं वो आपस में सेपरेट होकर के नए रिकॉम्बिनेशंस में आते हैं। उसके बाद फिर मेंडल ने ही ट्राइड टू स्टडी 2 ट्रेट्स एट अ टाइम, और अब की बार उसके मेंडल की ये प्रेडिक्शन थी, बल्कि मेंडल की ये हाइपोथेसिस क्या, नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ हाइपोथेसिस, कि अगर 2 कंट्रास्टिंग जो पेयर्स होते हैं, 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स, उनके ट्रेड्स को जब एक ही क्रॉस में फॉलो करवाया जाए तो उनके जो एलील्स होते हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स। और इसी को प्रूव करने के लिए फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो इस क्रॉस को हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले तो ये कि डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जब एक वक्त में एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन 2 ट्रेट्स are studied or followed in a single cross, that is known as डायहाइब्रिड क्रॉस। सो इसकी एग्जांपल जो है इसी के साथ मेंशन कर लेते हैं, जो मेंडल ने स्टडी किया था डायहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल सीड कलर, उसमें 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही उसकी फिनोटाइप्स हैं, येलो being
द डोमिनेंट and green that is recessive. Being recessive. Clear? तो ये तो सीड कलर है, ठीक है, ये एक ट्रेट हो गया. दूसरा ट्रेट दैट वाज सीड शेप. और सीड शेप में भी दो ही ऑप्शंस हैं, राउंड दैट इज डोमिनेंट एंड wrinkled that is recessive. क्लियर? तो ये दो ट्रेड्स को बैक वक्त उसने स्टडी किया मेंडल ने, और ये प्रूफ किया कि जब भी दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो किया जाए तो उनके जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या, लफ्ज़ी मतलब क्या हो सकता है? सो इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ादाना तौर पर, विदाउट एनी प्रेशर, और असॉर्ट का मतलब होता है टू फॉर्म पेयर्स, टू सेलेक्ट. ठीक है, सिलेक्शन. लेट्स सपोज कि जैसे आप सुबह कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने से पहले आप लोग अपने वो कबर्ड में देखते हैं कि आज शर्ट ये पहननी है, उसके साथ टाई ये मैच करनी है, उसके साथ ये कंट्रास्ट में ये देखना है पैंट कौन सी पहननी है, या गर्ल्स की आज हमने कौन सी शलवार कमीज, उसके ऊपर कौन सा दुपट्टा या कौन से जूते पहनने. सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आप अगर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ ये हो सकता है कि आप किसी की मर्जी से करें तो फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं रहेगी. क्लियर? सो एनीवेज मेंडल ने इसको प्रूव किया. अब इसके लिए उसने जो सिलेक्शन की दो प्लांट्स की, ही सिलेक्टेड राउंड येलो, दोनों ही डोमिनेंट ट्रेड्स और दोनों ही एक ही क्रॉस, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट के अंदर थे. सो राउंडनेस इज फॉर कैपिटल आर एंड येलो कैपिटल वाई. मतलब कि ये जो राउंड और येलो है विच इज ट्रू ब्रीडिंग. ट्रू ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा प्लांट जो अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो, उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स हैं, विच इज अ ट्रू ब्रीडिंग, विच इज ऑल्सो अ ट्रू ब्रीडिंग. ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर रिंकलनेस एंड ग्रीन बाय स्मॉल वाई. जब इनको क्रॉस करवाया इन पेरेंटल जनरेशन को, तो उसमें ऑल F1 sorry, all F1 offsprings were round and yellow. सब के सब राउंड और येलो थे. हालांकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो को क्रॉस करवाया था, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ. लेकिन सब के सब जो फर्स्ट जनरेशन आई, द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ऑल ऑफ देम दे वर राउंड एंड येलो ड्यू टू देयर डोमिनेंस, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है और उधर से येलो डोमिनेंट है. क्लियर? देन ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड, ये तो क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, देन ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड द F1 इंडिविजुअल्स विद द F1. Then he self-fertilized F1 with F1 to raise F2 progeny. Progeny means नस्ल, अगली जनरेशन. ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट थे वो बड़े हैरान कुन थे. दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सरप्राइजिंग इन द सेंस कि ही टुक राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो अब की बार जो F2 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशंस आए वो राउंड सिर्फ येलो नहीं थे, बल्कि राउंड ग्रीन भी आए.
उसने लिए थे रिंकल्ड ग्रीन, वो रिंकल्ड ग्रीन भी आए लेकिन रिंकल्ड येलो भी आए, मतलब दो और फिनोटिपिक जो है वो यहाँ पर रेशियोज आ गई, दो और फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आ गई. सो दैट इज व्हाट ही प्रिडिक्टेड, दैट इज व्हाट ही हाइपोथेसाइज्ड कि जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करवाया जाता है, एक ही दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में जब फॉलो करवाया जाता है तो उनके जो एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं गमीट्स में, एंड अपॉन फर्टिलाइजेशन दे रिकॉम्बाइन. क्लियर. सो इसी को हम अभी देखते हैं कि प्रूफ करते हैं, और ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है तो उसी में से आपके एंटी टेस्ट के क्वेश्चन निकलेंगे. सो पहले देख लेते हैं. सो P1 जनरेशन, P1 for the parental generation, round, yellow, true breeding, and wrinkled green. Clear? तो ये दो ट्रेड्स, ये सीड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, सो इट्स अ डायहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर. सो अब इन प्लांट्स के गैमीट्स कैसे बनेंगे? द गैमीट्स. So all, if this is a male plant, so all sperms carrying capital R and capital Y, and all, if this is a female plant, all egg cells with small r and small y. Is that clear? And the F1 generation, the first filial generation, so क्या कॉम्बो आएगा? बहुत आसान है. हमने सिर्फ जो ट्रेट होता है, जो इंडिविजुअल ट्रेट होता है, उसके एलील्स को रिकॉम्बाइन कर देना होता है. शेप वाले को शेप वाले के साथ, कलर वाले को कलर वाले के साथ, और रिजल्ट्स को हम इन्फर कर लेते हैं. सो यहाँ पर पहले सीड शेप को, तो उसके लिए ये दो एलील्स, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. सो इट इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसमें डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर, मतलब कि राउंड है, और यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है? येलो है, मतलब ऑल सीड्स राउंड एंड येलो, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि ये डोमिनेंट है. हमने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया था, तो जब भी ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट को ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, सो हमेशा रिजल्ट्स क्या आते हैं? जो डोमिनेंट होता है वो वही हमेशा एक्सप्रेस होता है, और F1 जो जनरेशन होती है वो सारी की सारी हेटेरोजाइगस हो जाती है यहाँ पर, एज यू कैन सी ओवर हियर. अब उसने क्या किया? F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया. सो F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो सबसे जो अहम चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके गैमीट्स बनाने आपको आने चाहिए. ठीक है, गैमीट्स बनाने अगर आपको आ गए तो आपका अगला पूरा का पूरा क्रॉस बिल्कुल ठीक बनेगा. बहुत आसान है, चुटकियों में बनेगा, जैसे कि आपने वो जेनेटिक कोड बनाया था, इसी तरह से यहाँ पर भी. सो बहुत आसान है, जस्ट फॉलो मी. तो हमने क्या करना है कि एक पहले एलील को दूसरे जो ट्रेट है उसके दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरे एलील को दूसरे ट्रेट के दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है. सो पहले कैपिटल आर, सो इसके गैमीट्स हम बनाने लगे. ठीक है, गैमीट्स. सो गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको इसके साथ, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई. क्लियर. अब इसकी बारी है. स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई. सो दैट्स इट. सो चार मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स यहां पर बनेंगे. इज दैट क्लियर? अब ये गैमीट्स एक F1 के हैं, F1 के अंदर ऐसे बन रहे हैं, तो दूसरे के अंदर भी सेम यही बन रहे होंगे, और इनकी रेशो क्या है? 1:1:1:1:1. क्लियर. 1:1:1:1. इस रेशो में ये बन रहे हैं. तो आइए अब इनका क्रॉस करवाते हैं. F1 को F1 के साथ क्रॉस करवा के देखते हैं कि F2 में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो पुनेट स्क्वायर क्या कहता है. क्लियर. उसके लिए फिर हमें यहां पर ये एक F1 जनरेशन, उसके गैमीट्स यहां पर हम इसको मेंशन करेंगे. सो बहुत आसान है इसको, इस क्रॉस को बनाना, अगर आपके गैमीट्स बिल्कुल ठीक बने हो, जैसा कि आपको मैंने बता दिया. ठीक है, कैसे बनाना है. सो इस तरह से. सो इसको हम 4 में डिवाइड करते हैं. 1, 2, 3 and 4. क्लियर. मतलब हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मौजूद है, हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर सकते हैं. 1 and 2 and 3 and 4. क्लियर. चले.
So we are going to form the Punnett square. So एक F1 जनरेशन हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाना F1 के साथ, तो एक के गैमेट्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं. सो इसके हैं जी कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y. क्लियर? और दूसरे के एलील्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, सॉरी गैमेट्स यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, उनको भी इसी से कर देते हैं. सो उसके लिए हमें पहले बॉक्सेस को 1 and 2 and 3 and 4. So here we go. So now their divisions. So that's it. एक F1 के गैमेट्स यहाँ पर, दूसरे F1 के मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y. गैमेट्स लिख दिए. इसके एक F1 के इधर, एक F1 के इधर. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. हमने सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल हमारे पास जो ट्रेट है उसके एलील्स को इकट्ठा करना है. दैट्स इट, वेरी इजी. सो करते हैं, लेट्स मूव ऑन. तो किस तरह से इकट्ठे करेंगे हम इनको? सो हियर इज, ये सीड शेप, सीड शेप, सीड कलर, सीड कलर. सो इट बिकम्स कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. देन कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. Then capital R, small r, and capital Y, capital Y. Then capital R, small r, capital Y, small y. Then this one, capital R, capital R, capital R, capital Y, small y. Capital R, capital R, small y, small y. Capital R, small r, and capital Y, small y. Now, capital R, small r, and small y, small y. Now, the capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, capital Y, and small r, capital Y, small y. Now the last one, capital R, small r, capital Y, small y. Then capital R, small y, small y. Then small r, capital Y, small y. And then small r, and small y, and small y. That's it. तो हमारा ये पोलर स्क्वायर रेडी है. तो ये हमारे पास ये जो सी कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी? F2 जनरेशन. दिस इज आवर F2 जनरेशन. तो देखते हैं इनसे क्या क्या बना है. सो दिस इज राउंड एंड येलो. ठीक है, राउंड के लिए मैं R और राउंड येलो. सो दिस इज, चलें ये रहा जी राउंड येलो. इस तरह का लेते हैं, राउंड येलो. ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो और राउंड ग्रीन है. ठीक है, तो राउंड ग्रीन को इससे कर लेते हैं.
So this is round and green. ठीक है, this is round and green or round and yellow. This is 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 now wrinkled and yellow. Wrinkled yellow है yellow लेकिन wrinkled. Wrinkled yellow. ठीक है, this is wrinkled yellow. This is a round yellow. This is a round green. This is round and green. This is wrinkled yellow again. Wrinkled and yellow. Wrinkled yellow. And this is a wrinkled green. Wrinkled green आ गया, ठीक है, इस तरह से। चले अब आते हैं कि यहाँ पर रेशियोस निकाल लेते हैं। सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या था? राउंड येलो एंड wrinkled green. So we took round yellow और दूसरा हमने क्या लिया था? wrinkled green. wrinkled green. लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है? राउंड येलो के अलावा हमारे पास राउंड ग्रीन भी आ गया। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा रिंकल्ड येलो भी आ गया। तो आपके सामने है। अब काउंट कर लेते हैं कि टोटल इन 16 में से कितने राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन हैं, कितने रिंकल्ड येलो हैं, कितने रिंकल्ड ग्रीन हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। सो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 are round and yellow. Now round and green 1 2 3. 3 are round and green. Now wrinkled yellow. So wrinkled yellow 1 2 3. So it is wrinkled yellow and wrinkled green पूरे में सिर्फ एक जगह पे ऊपर है 1. So it perfectly produces 9:3:1. तो मेंडल उसने क्या हाइपोथेसाइज किया था? व्हाट वाज हिज लॉ? व्हाट हिज लॉ सेज? सो हाइपोथेसाइज उसने ये किया था कि जो जब भी हम दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो करवाते हैं तो उनके एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इनटू देयर गैमेट्स। तो ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो, उसने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में एलील लिए थे वो हमेशा एज इट इज़ रहे। मतलब राउंड हमेशा येलो के साथ आए, रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ आए। तो आपने देख लिया, राउंड येलो के साथ राउंड ग्रीन भी आया, रिंकल्ड ग्रीन के साथ रिंकल्ड येलो भी आया। सो इट मीन्स द एलील्स हैज़ इंडिपेंडेंटली सेलेक्टेड ईच अदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और वो गैमीट्स में असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुए थे। सो इट इज़ द प्रूफ, इट्स द प्रूफ। So that is what he said, that when two contrasting traits are followed in a same cross, their alleles assort
independently into gametes। और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ किया, बाकायदा तौर पर प्रूफ किया। सो दैट इज व्हाई इट बिकेम अ लॉ। क्लियर? सो इसी वजह से शुरू में जो हाइपोथेसाइज किया था, बार बार उसको जब उसको एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उससे यही पता चला कि जो गैमेट्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, जब भी किसी हम दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो करें तो उनके जो एलील्स होते हैं वो हमेशा के लिए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में नहीं रहते, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं और वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में अपीयर होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हुई होती तो फिर क्या होता कि राउंड के साथ हमारे पास हमेशा येलो ही आते, रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन ही आते। क्लियर? लेकिन ये इस चीज़ का प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ दैट दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू दिस लॉ। प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इट इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक चीज़ होती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी यही होती है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, उसमें भी हम चांस को, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमें ऑप्शंस का पता है कि ये ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी। जैसे आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपके पास वो प्रोबेबिलिटीज बताई चाहिए आपको, ये इनमें से सेलेक्ट करें, इनमें से हो सकता है कोई एक आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेकिन उसका आंसर मालूम ना हो, उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शंस ना हो, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है कि छुट्टियां हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते में छुट्टियां हो जाए। सो जब मैंने एक ऑप्शन आपको बता दी है, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। आगे मैंने बता दिया कि नेक्स्ट वीक में हो रहा है या उससे नेक्स्ट वीक में हो रहा है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज मौजूद है। ये दीज आर द पॉसिबल इवेंट्स टू अकर, दीज आर चांसेस ऑफ द पॉसिबल इवेंट्स टू अकर। तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, एक इस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम दो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे होते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी रेशियो होती है, उनकी जो फिनोटिपिक रेशियो, ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो है, उसको हम प्रोडक्ट रूल के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से क्रॉस करवा के देख लें। एक तो ये अपने तरीका, ये तो जेन्युइन तरीका था। इसी तरह से एक प्रोडक्ट रूल है, उसके ज़रिए भी हम दो इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे हों एक क्रॉस में, उनकी जो ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो है, ज्वाइंट फिनोटिपिक, ज्वाइंट मीन्स सीड शेप, सीड कलर, उनकी जो ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो है जो उसको मालूम कर सकते हैं। और वो किसके ज़रिए की जाती है? दैट इज़ थ्रू द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल में ये किया जाता है कि जो इवेंट्स जो हम दो स्टडी करने जा रहे हैं, जिनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हम मालूम करने जा रहे हैं, उनकी जो इंडिविजुअल, जब वो इंडिविजुअल इवेंट हुआ था, जब हमने उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया था, वहां पर जो उनकी प्रोबेबिलिटीज, जो वहां पर जो उनकी फिनोटिपिक रेशियोज आई थी, उनको क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियोज आ जाती हैं। वो किस तरह से? सो बहुत आसान है वो, दैट इज वेरी इजी, लाइक दिस। देखिए हमारे पास यहाँ पर ज्वाइंट फिनोटिपिक जो है वो कितनी रेशो जो आ रही है प्रोबेबिलिटीज कि राउंड येलो है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल येलो है, रिंकल ग्रीन भी है। तो इसी को हम इंडिविजुअली फॉलो करवा लेते हैं। ठीक है, ये दो इंडिविजुअल इवेंट्स होने जा रहे हैं। सीड शेप एक अलग से इवेंट है, सीड कलर एक अलग से इवेंट है। ठीक है, सो ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहां पर हम ले लेते हैं सीड शेप को। सीड शेप इज एन इंडिविजुअल इवेंट। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। सीड कलर वो एक अलग से इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, और यहां पर हम उसकी निकालेंगे ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो किसके जरिए? बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो जब वो इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिए थे, वहां पर जो उनकी फिनोटिपिक रेशियोज आ रही थी, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? सो सीड शेप आपको बताएं मुझे जरा। यहां पर हमारे पास सीड शेप कौन कौन सा है? राउंड राउंड, रिंकल रिंकल। इसको इसी तरतीब से नीचे लिख लें, इसको हम इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे।
इट इज़ वेरी इजी, और इसमें से आपका MCQ बन सकता है, इंपॉर्टेंट. सो हियर वी गो. सो दिस इज सीड शेप क्या था जी? राउंड, राउंड and wrinkled. And wrinkled. Wrinkled, clear? और हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट जो इवेंट है, कलर येलो. तो पहला इवेंट क्या है? येलो, क्योंकि राउंड के साथ येलो है. फिर राउंड के साथ ग्रीन, यहां पर दूसरा ग्रीन, यहां पर भी फिर रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. इनको हमने तरतीब से लिख लिया इनके ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियोज को. सो वेरी इजी टू कैलकुलेट. तो बाकायदा तौर पर मैथमेटिक्स के जरिए मेंडल ने इसको कंफर्म किया था. किस तरह से? अब मुझे ये बताएं कि जब इंडिविजुअल क्रॉस हुआ था, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, स्टडी किया था, तो उसमें राउंड कितने थे टोटल? जो हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर राउंड कितने आए थे टोटल? 4 में से कितनी रेशियो थी? 3:1, मतलब 3 रेशियो, 4 में से 3 राउंड थे. सो इट इज 3/4. क्लियर? इसी तरह से 3/4 राउंड. और रिंकल्ड कितने आए थे? 1/4, 1/4. क्लियर? अब जब सीड कलर को स्टडी किया गया तो चूंकि येलो कलर डोमिनेंट है, तो F2 क्रॉस में कितने आ रहे थे हमारे पास? सो दैट वाज 3/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन. 3/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन. ये हमारे पास इंडिविजुअल रेशियोस मौजूद है ना. हम इनको क्रॉस करवा के, इनको मल्टीप्लाई करवा के भी ये ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो मालूम कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट रूल. किस तरह से? तो देखें जी, राउंड येलो. तो राउंड येलो कैसे है जी? इसके राउंड कितने? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. सो व्हाट्स द आंसर? सो इट इज 9/16. आ गया? राउंड 3/4, ग्रीन कितना है? 1/4. सो इट बिकम्स 3/16. 3/16. रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड कितने हैं? 1/4. और येलो कितने? 3/4. सो इट विल बी 3/16. रिंकल्ड 1/4 और ग्रीन कितना आया था? 1/4. सो इट इज 1/16. तो देख लिया आपने, यहां पर जाने की नौबत ही नहीं पड़ी. तो हमने इसको कंफर्म कर लिया कि वाकई ऐसा होता है. सो दैट्स इट. सो 9:3:3:1 आउट ऑफ 16. 9 were round and yellow, 3 were round and green, then 3 were wrinkled yellow, and 1 was wrinkled green. So that is known as the product rule. Clear? इसी में से आपका सवाल पूछा जा सकता है आपसे. So this is known as the probability. This is known as the product rule. Ji, dear students, let's have a quick quiz for you from today's lecture. So Mendel performed a series of breeding experiments on Pisum sativum, the pea plant, for dash years. जी dear students, कितने साल तक उसने काम किया? 50 साल, 23 साल, 2 साल या फिर 11 साल? जी dear students, yes, you are right. The answer is 11 years. He worked for 11 years in his monastery garden. Mendel established dash pure breeding lines of dash characters या characteristics. तो 7 प्योर ब्रीडिंग लाइंस और 14 करेक्टरिस्टिक्स, या फिर 7 प्योर ब्रीडिंग लाइंस और 10 करेक्टरिस्टिक्स, या 14 ब्रीडिंग लाइंस और 7 करेक्टर्स, 2 ब्रीडिंग लाइंस और 10 करेक्टर्स. जी डियर स्टूडेंट्स, सो 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस ऑफ 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स. सो दैट्स द आंसर. Dash renamed the particulate hereditary factors as genes. जी डियर स्टूडेंट, जॉनसन, मेंडल, कॉरेंस और जॉनसन. जी डियर स्टूडेंट्स, सो इट इज जॉनसन. क्लियर? द 2/3 rounds of the F2 were dash and produced round and wrinkled in dash. So 2/3 जो राउंड प्रोड्यूस हुए थे F2 जनरेशन में, so they were homozygous in 3:1, or they were heterozygous in 3:1, or they were homozygous in 1/4,
और हेट्रोजाइगस 1/4। जी डियर स्टूडेंट्स, सो F2 राउंड्स, उसमें F2 के अंदर 3 राउंड्स थे, 1/3 थे दे वर होमोजाइगस, क्लियर। और जो F2 राउंड्स थे उन्होंने प्रोड्यूस किए राउंड एंड रिंकल्ड इन 3:1 एंड दे वर heterozygous, clear? So here is the answer. In a test cross, if a dominant phenotypic individual or an individual with dominant phenotype is crossed with recessive phenotype and half appear dominant and half appear recessive in the offsprings, the genotype of dominant phenotype is, क्या होना चाहिए? एक डोमिनेंट फिनोटाइप को हमने किससे क्रॉस करवाया? उसकी रिसेसिव के साथ। और अगर हाफ उसमें डोमिनेंट आ रहे हैं, हाफ रिसेसिव आ रहे हैं, सो याद आ गया आपको केस, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको इसके साथ क्रॉस करवाया। सो इसमें 2 तरह के गैमेट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें सारे हैविंग स्मॉल आर, तो इसमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और दूसरा हमारे पास केस क्या हो सकता है? डोमिनेंट का कैपिटल आर स्मॉल आर। So all gametes with capital R, all gametes with small r, and the offsprings will be all offspring capital R small r. तो ये half dominant, half recessive. तो इसका मतलब जीनोटाइप क्या हुई? It is heterozygous. So the answer is this one.